हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएससी मैथ्स बाय अर्पित। दोस्तों, आज अपन करेंगे सीजीएल 2023 टायर वन का 14 जुलाई 2023 का शिफ्ट 2 का पेपर। शिफ्ट 1 का मैंने पहले ही डाल दिया है। आई होप कि आपने वो देखा होगा, आपको पसंद आया होगा। प्लीज अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो को भी स्टार्ट करने से पहले एकदम लाइक कर दें और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लें। क्वेश्चन नंबर 1 है, इन ए रेस अराउंड ए सर्कुलर साइक्लिंग ट्रैक ऑफ 75 किलोमीटर, टू साइक्लिस्ट आर राइडिंग एट ए स्पीड ऑफ 30 एंड 25। आफ्टर व्हाट टाइम विल दे मीट एट द पॉइंट फ्रॉम वेयर दे स्टार्टेड देयर जर्नी। तो देखो, एक साइक्लिंग ट्रैक है सर्कुलर शेप में, कितने का, 75 किलोमीटर का, बहुत बड़ा है। टू साइक्लिस्ट आर राइडिंग एट ए स्पीड ऑफ 30 एंड 25। आफ्टर व्हाट टाइम विल दे मीट एट द पॉइंट फ्रॉम वेयर दे स्टार्टेड देयर जर्नी। देखो, यहाँ पे दो साइक्लिस्ट भाग रहे हैं, लेकिन किस मतलब दो साइक्लिस्ट साइकिल चला रहे हैं, लेकिन किस डायरेक्शन में, मतलब सेम डायरेक्शन में चला रहे हैं या अपोजिट डायरेक्शन में चला रहे हैं, इसके बारे में इन्हें नहीं बोला गया। लेकिन जब अपन बोलते हैं कि व्हेन दे मीट एट पॉइंट फ्रॉम वेयर दे स्टार्टेड दियर जर्नी, तो स्टार्टेड दियर जर्नी की बात जब की जाती है तो उसका मतलब होता है कि वो सेम डायरेक्शन में चला रहे हैं। सेम डायरेक्शन में जब वो चला रहे हैं तभी जाके वो अपने जहां से उन्होंने स्टार्ट किया उस पॉइंट पे जाके मिलेंगे। अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में चला रहे हैं तो वो बीच में ही कहीं ना कहीं मिल जाएंगे। तो इसलिए अपन कह सकते हैं कि यहाँ पे दोनों साइक्लिस्ट सेम डायरेक्शन में चला रहे हैं। मान लेते हैं ए और बी, ए की है 30 की स्पीड और बी की है 25 की स्पीड। तो यहाँ पे टाइम निकालना है, तो टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस तो है 75 और स्पीड होती है रिलेटिव स्पीड। जब सेम डायरेक्शन में भागते हैं कोई लोग तो रिलेटिव स्पीड क्या होती है, उनका डिफरेंस होता है। मतलब 30 और 25 का डिफरेंस मतलब 5। तो 5 से इसको काटना है, 5 से कितनी बार में गया, 15 बार में। तो इसका मतलब कितना हो गया, 15 घंटे। तो 15 घंटे के बाद वो स्टार्टिंग पॉइंट पे वापस मिलेंगे। ऑप्शन नंबर 3 यही अपना आंसर है। P is 2 times more efficient than Q. P is able to complete a piece of work in 40 days less than Q. Working together, the whole number of days taken by them to complete the work is. देखो, P जो है 2 times more efficient है, मतलब Q की जो एफिशिएंसी है P उसका दुगना एफिशिएंट है। तो मैं बोल सकता हूं कि P इक्वल टू कितना है, 2Q है एफिशिएंसी में। इसके अलावा बोल रहा है कि P इज एबल टू कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 40 डेज लेस देन Q। P जो है Q से 40 दिन कम में काम को कर लेता है। मतलब Q ने जितना भी दिन लिया है P उससे 40 दिन कम में करता है। तो P क्या है, P की एफिशिएंसी दुगनी है, इसलिए वो 40 दिन कम में कर लेता है। तो इसका मतलब Q कितने दिन ले रहा होगा, तो Q उससे डबल टाइम ले रहा होगा, 80 डेज ले रहा होगा। तभी तो जाके भैया P ने 40 दिन में काम कर लिया। तभी तो अपन बोल सकते हो कि 40 दिन कम ने काम कर लिया P ने। तो मैं बोल सकता हूं कि क्या पूछ रहा है, वर्किंग टुगेदर द होल नंबर ऑफ डेज टेकन बाय देम टू कंप्लीट द वर्क इज। तो वर्क टुगेदर करने पे कितना बोलेंगे, तो आप बोल सकते हो यहाँ पे कि इनकी एफिशिएंसी क्या है, पी की एफिशिएंसी है 2 की और क्यू की है 1 की। तो यहाँ पे चाहो तो टोटल वर्क निकाल सकते हो। टोटल वर्क निकालने का तरीका क्या होता है, एफिशिएंसी इंटू नंबर ऑफ डेज। तो पी की एफिशिएंसी 2 की और नंबर ऑफ डेज ले रहा है 40, तो टोटल वर्क अपना हो जाएगा 2 × 40। इसके अलावा अगर आप पहले वाले से जाते तब भी सेम आता, तो उसमें क्या हो जाता, एफिशिएंसी इंटू नंबर ऑफ डेज, मतलब 1 × 80, तो भी 80 आता, यहाँ भी 80 आ रहा है। तो अब अपन से पूछ कर रहा है कि दोनों साथ मिलके काम करते तो कितने दिन में हो जाता। तो दोनों साथ मिलके काम करते तो कितनी एफिशिएंसी से करते, 1 + 2 3 की एफिशिएंसी से, 3 की एफिशिएंसी से काम करते। तो 2 × 40 मतलब 80, 80/3 आएगा। तो यहाँ पे अपन से पूछ रहा है राउंड ऑफ टू दी नियरेस्ट इंटीजर। नियरेस्ट इंटीजर में करना है, इसको कैंसिल आउट करते हैं अपन। 3 का 2 बार में 6, 20, मतलब 3 का 6 बार में 18, तो ये 26.66 आएगा। तो 26.66 का मतलब है कि आप राउंड ऑफ करोगे तो ये हो जाएगा 27, क्योंकि नियरेस्ट इंटीजर यहाँ पे देखो ये 0.6 है। मतलब जब 5 या 5 से बड़ा चल जाता है तो फिर अपन राउंड ऑफ करते वक्त +1 ऐड करते हैं। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 27। तो इसका मतलब अगर दोनों साथ मिलकर काम करते हैं तो टोटल काम 27 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। एक चुनाव में मतदाता सूची में नामांकित 2% व्यक्तियों ने वोटिंग में भाग नहीं लिया और 500 वोट अवैध थे। दो उम्मीदवार ए और बी चुनाव लड़े और ए ने बी को 200 वोट से हरा दिया।
यदि मतदाता सूची में नामांकित व्यक्तियों में से 43% ने ए के पक्ष में अपना वोट डाला तो डाले गए कुल वोटों की संख्या कितनी है। देखो एक इलेक्शन हुआ है, इलेक्शन में 2% पर्सन जो वोटर लिस्ट में जिनका नाम था उनने वोट नहीं डाला। मैं बोल सकता हूं कि टोटल पॉपुलेशन 100% है, टोटल 100% है। अब 2% ने अगर वोट नहीं डाला तो टोटल वोट कितने डले, तो टोटल वोट 98% ही डले। इस 98% में से भी 500 वोट इनवैलिड हो गए, किसी वजह से उनको इनवैलिड करार दे दिया गया। तो वैलिड वोट कितने हो गए, वैलिड वोट हो गए 98% माइनस 500, ये हो गए वैलिड वोट। अब अपन को बोला गया है कि ए ने बी को 200 वोटों से हराया, ए डिफीटेड बी बाय 200 वोट्स, मतलब ए माइनस बी इक्वल टू हो गया 200। फिर बोला कि ए के फेवर में 43% वोट पड़े हैं, 43% ऑफ द पर्संस एनरोल्ड इन द वोटर लिस्ट कास्टेड देयर वोट्स इन फेवर ऑफ ए। तो ए के फेवर में 43% पड़े, तो बी के फेवर में कितने पड़े, तो मैं बोल सकता हूं कि टोटल वैलिड वोट है 98% माइनस 500, इसमें से अगर मैं 43% घटा दूं तो बाकी जो भी बचेगा वो किसके फेवर में गया, वो बी के फेवर में गया। तो 98 में से 43 आप घटाओगे तो कितना बचेगा भैया, 55% बचेगा। तो 55% माइनस 500, तो ये हो गया बी का वोट परसेंट इक्वल टू 200। तो 43 माइनस 55 मतलब कितना हो गया, माइनस 12%, और माइनस माइनस प्लस तो प्लस 500 इक्वल टू 200। तो ये कितना आ गया आपके पास, ये आ जाएगा 12% इक्वल टू 300, मतलब 1% की वैल्यू आ गई। 12 से इसको डिवाइड करोगे तो 12 का 2 बार में 24, फिर 12 का 5 बार में 60, तो 1% की वैल्यू आ गई 25। अपन से पूछा है देन व्हाट इज द नंबर ऑफ टोटल कास्टेड वोट्स, टोटल कास्टेड वोट, तो टोटल वोट कितने पड़े 98%। यहाँ पे इनने ये नहीं बोला कि इनवैलिड को हटाओ, इनवैलिड मिला के, तो 98% की वैल्यू निकालनी है, 1% की वैल्यू अपन के पास से है, तो 98% की वैल्यू निकालोगे तो क्या होगा, इसको 100% की निकालोगे तो 2500 आ जाएगा, उसमें से 2% घटा लो मतलब 50, 2500 में से 50 घटाएंगे तो 2450, 98% हो जाएगा 2450। यही अपन से पूछ रहा था, तो यही अपना आंसर है। इवेल्यूट द फॉलोइंग, इसको इवेल्यूट करना है। साइन 25 साइन 65 माइनस कोस 25 कोस 65। यहाँ पे देखो एक फॉर्मूला होता है, आपको डायरेक्ट मालूम होना चाहिए, साइन ए साइन बी माइनस कोस ए कोस बी इक्वल टू माइनस कोस ए प्लस बी, ये फॉर्मूला होता है। वैसे फॉर्मूला कुछ इस तरीके से होता है, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी इक्वल टू कोस ए प्लस बी, ये फॉर्मूला होता है। लेकिन यहाँ पे अपने साइन ए साइन बी पहले तो माइनस साइन कॉमन आ जाएगा, तो आप कह सकते हो इस टाइप से। तो यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी होती है अपन को, ए की वैल्यू 25 है, बी की वैल्यू 65 है, तो क्या आ जाएगा माइनस कोस 25 प्लस 65, 25 डिग्री प्लस 65 डिग्री, 25 प्लस 65 कितना हो गया 90, तो माइनस कोस 90, और कोस 90 अपन को डायरेक्ट मालूम होना चाहिए कितना होता है 0, तो इसका आंसर आ जाएगा 0। ये चीजें आपको डायरेक्ट मालूम होनी चाहिए, इनका निकालने का कोई तरीका नहीं होता, ये आपको मालूम होनी ही चाहिए। मतलब तरीका तो है, ऐसी बात नहीं कि तरीका नहीं है, लेकिन वो अभी अपने काम का नहीं है, अपने लेवल का नहीं है, वो काफी हाई लेवल हो जाता है, तो उस पर अपन नहीं जाएंगे। तो इसलिए आपको ये चीजें डायरेक्ट मालूम होनी चाहिए। 0 डिग्री 30 डिग्री 45 60 और 90, इन पे सारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के आंसर आपको पता होने चाहिए। स्टडी द पाई चार्ट एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। The population of village D in 2020 was 10,500. What was the population of village A in 2020? Total population of these 6 villages is 100%. तो देखिए हमेशा पाई चार्ट जब भी आपको दे रखा हो और परसेंटेज में दे रखा हो तो वो फिक्स होता है कि उसकी टोटल वैल्यू 100% होनी है, उसमें सोचने की कोई ज्यादा जरूरत होती नहीं है, जब तक कि उनने कुछ और लिख के नहीं दिया गया। हाँ मान लो अगर ये खुद ही 500% लिख के देते तो फिर मैं क्या ही कर सकता था, फिर मेरे को इसको 500% ही मानना पड़ता। लेकिन जब उन्होंने लिख दिया कि ये 100% है तो 100% ही होना है, और नहीं कुछ भी लिख के दिया गया तब भी ये 100% ही माना जाता है। तो ये बोल रहा है कि भैया 2020 में डी गांव की पॉपुलेशन 10,500 है। अब ये मुझे बताइए डी की परसेंटेज कितनी थी, तो डी का है येलो वाला, और येलो है मतलब 8%, तो इसका मतलब हो गया कि 8% की वैल्यू 10,500 है। अपन से क्या पूछ रहा है, अपन से पूछ रहा है कि 2020 में विलेज ए की पॉपुलेशन कितनी थी। ए का कौन सा है, ए का है ये डार्क वाला ब्लू, मतलब 12%, तो अपन से 12% की वैल्यू पूछ रहा है।
8% की वैल्यू आपको दे रखी है, 12% की पूछ रहा है। आप ऐसा भी कर सकते हो कि 4% की निकाल लो, यहाँ से 2 से इसको डिवाइड कर दो, तो 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5250 इंटू 3 कर दो, तो ये आ जाएगी 12% की वैल्यू। जैसे भी इसको सोल्व करना है आप कर सकते हो। मैंने इसको क्या करा, 8 को लिख दिया 4 इंटू 2, 4% की वैल्यू निकाल ली। और अपन जानते हैं 12 का मतलब होता है 4 इंटू 3, तो 4% की वैल्यू ये है तो उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये कितना हो जाएगा 15,750। मतलब जो एक गांव है उसकी पॉपुलेशन हो जाएगी 15,750। ऑप्शन 3। बस इतना सा आंसर है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, तुरंत आप कर सकते हो। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, इसकी वैल्यू बतानी है। तो यहाँ पे फिर से x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू -4 इस इक्वेशन में पुट करना है और कुछ भी नहीं करना आपको। अगर आपने पिछला वाला शिफ्ट 1 का पेपर देखा होगा तो उसमें भी सेम टाइप का क्वेश्चन है, वहां पे भी ऐसे ही अपन को वैल्यू पुट करनी थी। तो 64, x का है 3, 3 का क्यूब प्लस 38, x है 3, 3 का स्क्वायर, y है -4 प्लस 20, x हो गया अपना 3 और y है -4 प्लस -4 का क्यूब। तो ये कितना हो जाएगा, 3 का क्यूब होता है 27, तो 64 इंटू 27 प्लस 3 का स्क्वायर 9 और 9 चौको 36, माइनस में 36, तो यहां पे आप बोल सकते हो माइनस साइन आएगा 38 इंटू 36। फिर 4 का स्क्वायर 16, 16 इंटू 3 48, तो ये हो गया 20 इंटू 48। यहाँ पे पावर इवन है तो माइनस साइन का प्लस हो जाता है, जब पावर ओड होती है तो माइनस साइन ही देता है। जैसे यहाँ पावर ओड है तो माइनस साइन ही देगा। 4 का क्यूब मतलब 64। अब इसको अपन को सोल्व करना है, सोल्व करके देख सकते हो जो भी इसका आंसर आए। थोड़ा बड़ा है, कैलकुलेशन है, कर लोगे लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। इसका जो भी है आंसर अपने पास 1256 आने वाला है। आंसर यहाँ पे पहले ही लगे हुए हैं, तो आंसर के लिए आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी की, बस आपको मेन इसका सॉल्यूशन देखना होता है, तो वो मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। इसको सोल्व करके आप देख लेना, आंसर आएगा 1256। अगला क्वेश्चन चलते हैं। एक्स एंड वाई कैन कंप्लीट वर्क इन 9 डेज एंड 36 डेज। एक्स जो है किसी काम को 9 दिन में कर सकता है और वाई सेम काम के लिए 36 दिन लेता है रेस्पेक्टिवली, ठीक है। एक्स बिगिंस टू डू दी वर्क एंड दे वर्क अल्टरनेटली 180 टाइम फॉर 1 डेज। एक्स काम की शुरुआत करता है, फिर अगले दिन वाई करता है, फिर तीसरे दिन फिर एक्स करता है, फिर चौथे दिन फिर वाई करता है। इस तरीके से ये सिलसिला चलता रहता है। मतलब वो लोग एक दिन छोड़ के एक दिन काम करते हैं, पहले दिन एक्स करता है, अगले दिन वाई करता है, फिर एक्स करता है, फिर वाई करता है, इस तरीके से। तो अपन से पूछ रहा है कि होल वर्क विल बी कंप्लीट इन, तो पूरा काम कितने दिन में कंप्लीट होगा। तो देखो इनकी एफिशिएंसी का रेशियो चाहिए, तो एफिशिएंसी का रेशियो निकालने के दो तरीके होते हैं। एक तो तरीका है कि y ने जितने दिन लिए वो x को दे दो और x ने जितने दिन लिए वो y को दे दो। इनको आप कैंसिल आउट कर लो, 9 से 1 बार में, ये 4 बार में, तो इनकी एफिशिएंसी का रेशियो आ गया 4:1। ये तो हुआ नॉर्मल तरीका। दूसरा तरीका, इन दोनों का एलसीएम ले लो, 9 और 36 का एलसीएम 36। अब 36 को 9 से डिवाइड करो 4 आएगा, 36 को 36 से डिवाइड करो 1 आएगा, तो ये इनकी एफिशिएंसी आ गई। तो यहां से आपको टोटल वर्क भी मिल गया। ये जो एलसीएम लेके अपन जो वैल्यू आती है इसको अपन टोटल वर्क मान लेते हैं। यहाँ पे अगर आपको टोटल वर्क निकालना है तो आपको क्या करना होगा, एफिशिएंसी इंटू नंबर ऑफ डेज। एक्स की एफिशिएंसी 4 है, उसने कितने दिन लिया 9, तो 4 इंटू 9 36। तो टोटल वर्क यहां से भी वही आएगा, यहां से भी वही आएगा, सेम आएगा। टोटल वर्क में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, बस तरीका अलग अलग है। आप जैसा चाहो वैसा कर सकते हो। चलिए ठीक है। अब अपन से पूछ रहा है होल वर्क विल बी कंप्लीटेड, तो पहले एक्स ने करा, फिर वाई ने करा, फिर एक्स ने करा, फिर वाई ने करा, इस तरीके से चला काम। तो देखो पहले दिन एक्स ने कितना काम किया, 4 यूनिट काम किया, और वाई ने अगले दिन 1 यूनिट काम किया। तो इस तरीके से 2 दिन में मिलके 5 यूनिट काम कंप्लीट हुआ। तो अब अपन को देखना है, 36 को मैं 5 से डिवाइड करता हूं, तो 36 को 5 से डिवाइड करने पे 7 बार में 35 पूरा चला गया, 1 यूनिट रह गया। मतलब 35 यूनिट काम हो गया 7 दिन में। लेकिन क्या केवल 7 दिन में हुआ, क्या नहीं हुआ, क्योंकि ये जो 5 था ये 2 यूनिट का काम था, सॉरी, ये जो 5 यूनिट है ये 2 दिन का काम था। तो ये जो 7 आया ये इसमें मतलब आप कह सकते हो कि हर उसमें 2 दिन इंक्लूड है। मतलब एक तरीके से एक्स वाई के 7 पेयर बनेंगे, तो 7 इंटू 2 मतलब टोटल हो गया 14 दिन। तो 35 यूनिट काम 14 दिन में पूरा हुआ है, ना कि 7 दिन में। इस बात का ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पे हर एक 2-2 दिन का है, ठीक है। चलिए, 1 यूनिट काम रह गया था। 1 यूनिट काम को करने में कौन आएगा, एक्स आएगा, क्योंकि एक्स का दिन पहला है, स्टार्टिंग एक्स से हुई थी ना,
तो एक्स वाई के पेयर बन गए। अब जो काम बचा उसके लिए पहले एक्स आएगा, फिर भी काम बचता है तो वाई आएगा। तो एक्स आएगा 1 यूनिट काम करने के लिए। एक्स कितना काम करता है एक दिन में? 4 यूनिट। 1 यूनिट काम करना है तो कितना दिन लेगा? 1/4 दिन लेगा, क्योंकि जब 1 ही यूनिट काम करना है तो पूरा दिन वो अपना खराब नहीं करेगा, तो वो अपना क्या करेगा, अपने पूरे दिन के 4 हिस्से कर लेगा। तो एक हिस्से को करने में 1/4 दिन लगेगा। तो 14 + 1/4, ये आंसर आ जाएगा 14 1/4। तो इतने दिन में दोनों मिलके पूरा काम को कर लेंगे अल्टरनेट बेसिस पे। ए शॉपकीपर यूजेज 940 ग्राम वेट इन प्लेस ऑफ 1 kg वेट। एक शॉपकीपर है 940 ग्राम का वेट इस्तेमाल करता है 1 kg वेट की जगह पे। तो इस तरीके के क्वेश्चंस में अपन कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो देखते हैं। तो जो शॉपकीपर है वो बेईमान है, तो वो बेईमानी कर रहा है अपने ग्राहकों के साथ। उसको कॉस्ट प्राइस 940 की पड़ रही है, लेकिन जो ग्राहक है उसको सेलिंग प्राइस 1 किलो मतलब 1000 ग्राम की पड़ रही है। तो 60 रुपए की उसने, मतलब आप बोल सकते हो 60 ग्राम की उसने बेईमानी करी। इसको अपन सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 0 से 0 काट दिया। इसके अलावा और भी आगे ये बोल रहा है ही सेल्स इट एट 4% प्रॉफिट। इसके अलावा देखो बेईमानी तो कर ही रहा है, फिर भी वो 4% प्रॉफिट पे बेच रहा है। पहले बेईमानी करी, फिर 4% प्रॉफिट पे और बेच दिया, मतलब 100 रुपए का सामान 104 रुपए में बेच रहा है। 4% का प्रॉफिट हुआ। तो इसको अपन को सोल्व करने के ये बताना है कि टोटल प्रॉफिट उसका कितना होएगा। तो इसमें अपन क्या करते हैं, इनको इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो और रेशियो ले लो। तो चलो इसको जो भी कटे, तो जैसे 100 से ये 100 कट गया, तो ये आ गया 94:104। ये कितने से कट जाएगा अपने पास? 2 से कटेगा। ये 2 से काट लेते हैं इसको। 2 से कितनी बार में हो गया ये? 4 और 7। ये 2 से कितनी बार में हो गया? 52, है ना। तो 47:52 का रेशियो आ गया। तो अब अपन को बताना है कि एक्चुअल प्रॉफिट कितने का हुआ। तो प्रॉफिट कितने का हुआ? 5 रुपए का प्रॉफिट हुआ। कितने पे? 47 रुपए पे। 5/47 इंटू 100%, तो कितना हो जाएगा ये? इसको अगर निकालना चाहो तो निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि 47 से कर लेते हैं। 47 से अगर मैं इसको करूंगा तो 2 बार में तो पूरा पूरा जाएगा ये 94, है ना। 47 का 2 बार में 94 डिसमल कितना बच गया? 6। 6 का मतलब होता है 60। तो 47 का 1 बार में, तो फिर अब कितना बच गया? 13। 13 का मतलब होता है 130। तो 47 का 3 बार में तो नहीं जाएगा, 2 बार में ही जाएगा। तो लगभग ये आएगा। तो 5 इंटू ये करोगे तो ये कितना हो जाएगा? 10.6 समथिंग हो जाएगा, 10.6%, है ना। तो मतलब ऑप्शन नंबर 4, 10.64% ये आंसर आ जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन काफी क्लोज में है तो आपको एग्जैक्ट करना पड़ेगा, ज्यादा अप्रोक्सीमेशन आप नहीं ले सकते। अगर ऑप्शन क्लोज में नहीं होते तो फिर अपन 47 को 50 मान के कर लेते, लेकिन ऑप्शन काफी क्लोज में, इस वजह से ऐसा काम नहीं कर सकते, फिर अपन को पूरा सोल्व करना पड़ेगा। इफ डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी इन ट्राइंगल एबीसी। ट्राइंगल एबीसी बनाते हैं, ये अपना ट्राइंगल एबीसी। इसमें जो डी है वो मिड पॉइंट है बीसी का, मान लेते हैं ये मिड पॉइंट है। एंड एंगल ए 90 और एंगल ए 90 है। अगर एंगल ए 90 है तो फिर उसी तरीके से बनाओ, ज्यादा अच्छा है, ज्यादा अच्छे से चीजों को दिखेगी। तो एंगल ए अपना 90 है, ए बी सी, और डी है मिड पॉइंट। देन एडी, एडी अपन से पूछ रहा है, ये एडी। देखिए यहाँ पे एक प्रॉपर्टी होती है, आपको ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर कभी भी पाइथागोरस थ्योरम में, मतलब 90 डिग्री वाले ट्राइंगल में, अगर ए से मिड पॉइंट पे अपन लाइन खींच रहे हैं तो ये वाली साइड, ये वाली साइड और ये वाली साइड, ये तीनों साइड आपस में बराबर होगी। तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ AD इक्वल टू BD इक्वल टू DC, ये चीज होती है। और AD इक्वल टू मतलब क्या हो गया, मतलब क्योंकि भैया BD क्या है, BD और DC अगर बराबर है तो मैं बोल सकता हूँ कि BD इक्वल टू BC/2 है। तो BD की जगह मैंने लिख दिया BC/2, तो AD इक्वल टू आ गया BC/2, ऑप्शन नंबर 2, यही अपना आंसर है। तो ये एक डायरेक्ट प्रॉपर्टी होती है जो आपको मालूम होनी चाहिए। ये डायरेक्ट प्रॉपर्टी अगर आपको मालूम है तो बहुत जल्दी आप काम कर सकते हो। अगला चलते हैं, इन व्हाट रेशियो मस्ट वाटर बी मिक्स्ड विथ मिल्क कॉस्टिंग ₹32 पर लीटर इन ऑर्डर टू गेट ए मिक्सचर कॉस्टिंग 28 पर लीटर। तो किस रेशियो में वाटर को मिलाना चाहिए कि जो मिल्क है 32 रुपए लीटर कॉस्ट का, वो अपन को 28 रुपए प्रति लीटर ही पड़े। तो देखो यहाँ पे अपन को वाटर के बारे में नहीं बताया गया, मतलब वाटर की रेट के बारे में नहीं बताया गया।
तो वाटर को अपन फ्री का मान लेते हैं, मतलब 0 रुपए का मान लेते हैं। अपन ने मान लिया कि जो वाटर होता है वो 0 रुपए का होता है, और ये तो है वाटर। और मिल्क की कॉस्ट कितनी, 32 पर लीटर, ये है मिल्क की कॉस्ट। यहाँ पे ये दोनों मिला के कितने के पड़ने चाहिए, 28 के पड़ने चाहिए। तो यहाँ पे अपन मिक्सचर एंड एलिगेशन का कंसेप्ट इस्तेमाल करेंगे। इसमें से इसको घटा देते हैं और इसमें से इसको, तो यहाँ पे 32 में से 28 घटाया 4, यहाँ 28 में से 0 घटाया 28, तो कितनी बार में गया, 4 का 1 बार में, 4 का 7 बार में, तो 1:7 का रेशियो आ गया। इसका मतलब वाटर अगर मैं 1 यूनिट मिलाता हूं और मिल्क 7 यूनिट मिलाता हूं, तो जो कॉस्टिंग अपने पड़ेगी मिक्सचर की वो 28 प्रति लीटर पड़ेगी। तो यही अपना आंसर हो जाएगा 1:7। अब यहाँ पे एक बात ध्यान रखने की, अपन से बोल रहा है इन वाट रेशियो मस्ट वाटर बी मिक्सड विथ मिल्क, मतलब वाटर पहले आना चाहिए। तो देखो ऑप्शन देखो, आप 7:1 और 1:7 दोनों दे रखे हैं कंफ्यूज करने के लिए। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना, आपको बोला हुआ है कि वाटर पहले आना चाहिए, मिल्क बाद में आना चाहिए। तो वाटर 1 है और मिल्क 7, तो 1:7 इसी रेशियो में अपन को मिलाना है। 5 वुमेन एंड 9 गर्ल्स अर्न ए टोटल ऑफ 18,720 इन 9 days, while 9 women and 16 girls earn a total of 52,080 in 14 days. How much will 12 women and 7 girls together earn in 13 days? तो देखिए आपको हमेशा एक चीज ध्यान होनी चाहिए कि M1 D1 T1 अपॉन W1 इक्वल टू M2 D2 T2 अपॉन W2। ये एक फॉर्मूला होता है। M1 मतलब मेन या वुमेन, D1 मतलब डेज, T1 मतलब टाइम, और W1 मतलब वर्क। तो ये दोनों चीजें आपस में इक्वल होती है, मतलब केवल ऐसे नहीं कि केवल 2 के लिए इक्वल होगी। यहाँ पे अगर मैं तीसरा जोड़ना चाहूँ तो लिख सकता हूँ M3 D3 T3 अपॉन W3। यहाँ पे W का मतलब वुमेन नहीं है, W का मतलब वर्क है, और M3 का मतलब मैन वुमेन बच्चा जो भी है वो सब कुछ है। M का मतलब मैन आदमी औरत बच्चा जो भी सब कुछ, और W का मतलब काम, है ना। तो ये चीज आपस में इक्वल होती है। ये n नंबर ऑफ उसके लिए चल सकती है, 3 के बाद 4 5 6 7 कितने के लिए भी ले जा सकते हो, ये चीज इक्वल होती है, ये अपन को ध्यान होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे 5 वुमेन एंड 9 गर्ल्स, इसका मतलब क्या हो गया, इसको मैं कैसे लिखूंगा, इसको मैं लिखूंगा 5 वुमेन प्लस 9 गर्ल्स, इस तरीके से लिखूंगा। और डेज कितने, 9 डेज, तो इंटू 9। यहाँ पे टाइम के बारे में नहीं बोला गया तो टाइम को अपन छोड़ देते हैं, और जो वर्क है वो अपना बन जाएगा 18,720, मतलब जितना अपन ने रेवेन्यू जनरेट किया वो अपना एक तरीके से वर्क है 18,720 इक्वल टू, यहाँ पे क्या है 9 वुमेन एंड 16 गर्ल्स, मतलब 9W प्लस 16 गर्ल्स 16G इंटू डेज कितने लिए, डेज लिए 14 दिन, टाइम के बारे में नहीं बोला गया छोड़ देते हैं। और कितना रेवेन्यू जनरेट किया, मतलब कितना काम किया, 52,080 का, 52,080 रुपए का काम अपन ने किया। अब यहाँ पे इक्वल टू अपन को पूछ क्या रहा है, अपन से पूछ रहा है 12 वुमेन एंड 7 गर्ल्स साथ में 13 दिन तक काम करते हैं तो कितना रेवेन्यू जनरेट करते हैं, मतलब 12 वुमेन प्लस 7 गर्ल्स इंटू डेज कितना, डेज है 13 अपॉन आर, आर मतलब रेवेन्यू, ये मैंने डाल दिया। तो यहाँ पे पहले तो इन दोनों को सोल्व कर लेते हैं, इन दोनों को सोल्व करके वुमेन और गर्ल का एफिशिएंसी का रेशियो आएगा अपने पास, फिर अपन बाकी दूसरी को सोल्व करके आर निकाल लेंगे। थोड़ी देख सकते हो यार आप, बड़ी बड़ी है वैल्यूज, करना पड़ेगा सोल्व, कुछ कोई और रास्ता नहीं है। सबसे पहले तो 0 0 काट दिया, ये 9 से ये कट जाएगा मेरे हिसाब से, तो 9 का 2 बार में 0, 8 बार में, 9 का 8 बार में 72 होता है, तो फिर ये 14 से कट ही जाना चाहिए। 14 का 3 बार में 42, 100, 14 का हो जाता है 7 बार में 98, 28, 14 का 2 बार में 28, 4 से काटो इसको, 4 से 5 और ये 2, इसको 4 से काटो तो 4 से 9 बार में 36, 4 से 3 बार में 12। अब यहाँ पे 93 इंटू 5 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि अब और आगे नहीं कटेगा तो कोई और रास्ता नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लाई ही कर देते हैं। 93 इंटू 5 मतलब 450 प्लस 15, 465 W प्लस 93 इंटू 9, 9 3 27 का 7, 9 9 का 9 9 जा 81, 81 प्लस 2 83, 837 G इक्वल टू, ये 52 इंटू 9, 9 दूनी 18 की 8, 9 पंजे 45 और 1 46 W प्लस 16 इंटू 52, 16 दूनी 32 की 2, 16 पंजे 80, 80 प्लस 3 83 जी।
तो यहाँ पे वुमेन एक साथ कर लो, गर्ल्स एक साथ कर लो, 465 उधर ले जाएंगे तो 468 माइनस 465, और ये 837 माइनस 832, मतलब 5 गर्ल्स इक्वल टू आ गया 3 वुमेन। तो यहाँ से वुमेन और गर्ल्स का रेशियो कितना आ जाएगा एफिशिएंसी का, 5:3। ये उनकी एफिशिएंसी हो गई। तो अब ये जो 2 है इसमें अपन वैल्यू पुट कर देते हैं और यहाँ से आर अपन फाइंड आउट करेंगे। तो एक बात ध्यान रखना, ये आपने काटा था, लेकिन काटते वक्त आपने इधर और इधर भी काटा था, तो इसलिए इसको सावधानी पूर्वक करें, इसमें गलती ना करें, अगर आप गलती करेंगे तो पछताएंगे। ये 14 का अपना 372 बार में कटा था, जीरो पहले कट गया था, तो इसको जीरो को यहाँ पे अपन डाल देते हैं। तो अपन बोल सकते हैं कि वुमेन 5, तो 9 पंजे 45, और गर्ल्स 3, मतलब 16 थी 48, 48 प्लस 45 कितना हो गया 93, ऊपर आ गया 93, नीचे आ गया अपने पास 3720 इक्वल टू, यहाँ पे अगर देखो 12 पंजे 60 और 7 21, मतलब 60 प्लस 21 81 इंटू 13/8। अगर इस चीज की मैं बात करूं तो ये मेरे हिसाब से कटना चाहिए। चलो पहले 3 से काट लेते हैं, 3 से ये 27 बार में, और 3 से ये 31 बार में, 31 से ये कट जाएगा, 31 से एक बार में 62 आया, मतलब 31 का 2 बार में 0। तो यहाँ से आर कितना आ गया, आर आ गया अपने पास 27 इंटू 13 इंटू 120। इस चीज को सोल्व करना है, पहले 13 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 13 का 7 बार में 91, 9 कैरी गया, 13 दूनी 26, 26 प्लस 9 35, 351 इंटू 120, 120 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यही आंसर आ जाएगा 42,120। करके देख सकते हो, मेरे को अपने ऊपर भरोसा है, अगर आपको नहीं है तो आप करके देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये अपना आंसर हो जाएगा, मतलब इतना रेवेन्यू जनरेट होगा। तो ये फॉर्मूला अपन को ध्यान रखना होता है, M1D1T1 अपॉन W1 इक्वल टू M2D2T2 अपॉन W2। इस फॉर्मूले से अपन काम कर सकते हैं। एन इलेक्ट्रॉनिक स्टोर ओनर अलाउज 2 successive discounts of 20% and 25% on each item. The store has a reward point scheme which enables a customer to get free shopping worth rupees 0.10 on every one reward point credited to the customer's account on previous purchase from the store. A customer decide to buy a laptop that is marked at 72,000. What will be its net selling price if he adds 2850 reward points to his credit? तो देखो एक इलेक्ट्रॉनिक स्टोर है, 2 सक्सेसिव डिस्काउंट देता है, पहला डिस्काउंट देता है 20% का, फिर उसके बाद 25% का और डिस्काउंट देता है। इसके अलावा एक रिवार्ड पॉइंट पे वो 0.10 रुपए का डिस्काउंट देता है। एक कस्टमर है, उसने लैपटॉप खरीदा जिसकी मार्क प्राइस थी 72,000 रुपए, और उसके पास 2825 रिवार्ड पॉइंट थे, तो फाइनल प्राइस उसको कितनी पड़ेगी ये अपन को पूछना है। तो देखो 72,000 मार्क प्राइस है, इस 72,000 पे 2 सक्सेसिव डिस्काउंट मिले उसको, 20% और 25% के। तो 20% डिस्काउंट मिला मतलब कितनी हो गई वैल्यू 80%, 80/100, और दूसरा मिला 25% का, 25% मिला मतलब कितनी हो गई वैल्यू 75/100। तो इसको सोल्व कर लेते हैं पहले, तो ये गया, ये गया, है ना, इतना अपने पास कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, ये कितना जाएगा इसको चेक कर लेते हैं। चलो बड़ा नंबर है यार, लेकिन करना ही पड़ेगा, क्या कर सकते हैं, कोई और रास्ता नहीं है। 8 दूनी 16 की 6, एक हासिल ऊपर चढ़ गई, 87 कितना हो गया, 87 जब 56, 56 प्लस 1 57 मल्टीप्लाई 75, 75 का 6 टाइम में कितना हो जाता है, 75 का 2 टाइम में होता है 150, 150 का 3 बार में 450, 0 45 कैरी चला जाएगा, 75 का 7 बार में हो गया 450 प्लस 75 मतलब 525, 525 प्लस 45, 525 प्लस 45 कितना होता है, वो होता है अपने पास कितना होता है यार 565, है ना, 565 होता है। तो 56 कैरी चला गया, 75 का 5 बार में, इधर लिख लेता हूँ 56 कैरी गया, याद नहीं रहता, नंबर बड़े बड़े ना। 75 का 5 बार में मतलब कितना हो गया, 150 प्लस 150 300, 300 प्लस 75 375, 375 प्लस 56 मतलब हो गया 431, 43150। इसके अलावा 2850 रिवार्ड पॉइंट थे उसके पास, और हर रिवार्ड पॉइंट की वैल्यू है 0.10। तो 2850 रिवार्ड पॉइंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2850 इंटू 0.10 मतलब कितना हो गया ये हो गया अपने पास
मतलब 0.1 इंटू 2850 कर रहे हैं अपन, तो 285 रुपये। मतलब डिस्काउंट तो दिया ही सही, उसके अलावा 285 रुपये का और डिस्काउंट उसको मिल जाएगा। तो फाइनल वैल्यू अपने पास आएगी 43,150 माइनस 285। 285 रुपये और माइनस करेंगे, 10 में से 5 गया 5, 14 में से 8 गया 6, 10 में से 2 गया 8, और ये 42। तो 42,865। सॉरी कुछ गलती हो रही है, एक मिनट, आई थिंक गड़बड़ है क्या कुछ। 10 में से 5 गया 5, 14 में से 8 गया 6, कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में गलती करी है, मतलब वापस देखते हैं एक बार। 8 दूनी 16 की 6, 81 ऊपर चढ़ गई, 8 7 जो 56 प्लस 1 57, सही है। यहाँ तो 75 का 6 बार में हो जाता है अपने पास 450, 0 45 गिर गया। 75 का 7 बार में कितना हो जाएगा, 525, 525 प्लस 45, हाँ यहाँ गलती होगी ना, 525 प्लस 45 गलती कर दी, 570 होता है, 570 होगा। तो 570 मतलब ये 0 आएगा और ये 57 कैरी जाएगा। फिर 75 का 5 बार में हो जाता है 375, 375 प्लस 57 हो गया, 375 प्लस 57 मतलब हो गया अपने पास 432, ये 432 आएगा। तो ये आ जाएगा 43200 माइनस 285। ये जब आप करोगे तो आपका आंसर आएगा 10 में 5 गया 5, 9 में से 8 गया 1, 11 में से 2 गया 9, और 42,915, ऑप्शन नंबर 2। ऐसे भी पता चल जाता है, ये वाला जो आपने आया था ये तो कहीं भी ऑप्शन में नहीं था, तो फिर अपन को इसको क्रॉस चेक करना ही पड़ता। यहाँ तो अपने आंसर वैसे भी डायरेक्ट दे रखा है, तो अपन ऐसे भी मिला सकते हैं, लेकिन ये कि गलत तो नहीं लगा, क्या हो गया, आप अगर करोगे भी तो कोई बात नहीं, कैलकुलेशन मिस्टेक पे ध्यान देना है, जैसे यहाँ पे हो गई थी अपन से, कोई बात नहीं। चलिए आगे चलते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, इसकी वैल्यू बतानी। यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी 0 दे रखा है। देखो डायरेक्ट आपको पता होना चाहिए कि अगर कभी भी a प्लस बी प्लस सी 0 हो तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू हो जाता है 3abc। ये चीज आपको डायरेक्ट मालूम होनी चाहिए, कभी भी अगर a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 हो तो ये क्या आ जाएगा 3abc, ऑप्शन नंबर 3 अपना आंसर है यही। इवेल्यूट दी फॉलोइंग cos 36 प्लस ए इंटू cos 36 माइनस ए प्लस cos 54 प्लस ए इंटू cos 54 माइनस ए। तो देखो यहाँ पे ये cos 36 प्लस ए इंटू cos 36 माइनस ए, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। ये जो बाद की चीज आपको दिख रही है cos 54 प्लस है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको जैसे अगर मैं लिखना चाहूं तो इसको मैं लिख सकता हूं साइन 90 माइनस दिस, क्योंकि अपन जानते हैं कि अगर एंगल को अपन 90 में से माइनस या प्लस करते हैं तो कोस साइन में चेंज हो जाता है और साइन कोस में चेंज हो जाता है, और जब 90 माइनस करते हैं तो साइन भी सेम रहता है, मतलब माइनस का माइनस ही रहता है और प्लस का प्लस ही रहता है। तो मैं बोल सकता हूं कि ये चीज आ जाएगी साइन 90 माइनस 54 प्लस ए, और ये चीज आ जाएगी साइन 90 माइनस 36 माइनस ए, सॉरी 54 प्लस ए। अरे चलो ठीक है यार, कोई नहीं है ना, वो जगह बदल गई, पहले वाले में माइनस आता दूसरे वाले में प्लस, सही कर देते हैं इस चीज को, यहाँ पे माइनस आएगा, तो यहाँ आएगा 54 प्लस है और यहाँ आएगा 54 माइनस है। तो देखो ये क्या हो गया, ये तो ऐसे ही रहेगा cos 36 प्लस है इंटू cos 36 माइनस है, और इस चीज को ध्यान से देखना, 90 माइनस 36 54 होता है 36 और माइनस ए, और यहां भी 90 माइनस 54 हो गया 36 और प्लस ए। तो ये क्या आ गया, ये आ गया cos x cos y प्लस साइन x साइन y। ये काय का फॉर्मूला होता है, ये होता है cos x माइनस y का फॉर्मूला, मतलब cos 36 प्लस ए, इसमें से माइनस करूंगा 36 माइनस ए, तो 36 से 36 कट जाएगा, क्या रह जाएगा cos 2a, दैट इज ऑप्शन नंबर 4, यही अपना आंसर है।
स्टडी द गिवन पाई चार्ट, इसको स्टडी करो, कर लिया, चलो आगे बढ़ते हैं। द पाई चार्ट शोज द एक्सपेंडिचर इंक्लूड इन द प्रिपरेशन ऑफ बुक बाय ए पब्लिशर अंडर वेरियस। तो देखिए जब बुक बनती है तो पब्लिशर को किस किस चीज पे कॉस्ट पड़ती है उसके बारे में ये पाई चार्ट है। मतलब एक तो देखो प्रिंटिंग की जाती है, इसके अलावा उसकी बाइंडिंग की जाती है, इसके अलावा फिर कुछ रॉयल्टी वगैरह भी होती है उनकी, मतलब जो पब्लिशर के और राइटर के साथ उसकी। तो इन सब को मिला के जो उसकी पूरी कॉस्ट पड़ती है बुक की, उसके बारे में ये पाई चार्ट है। अपन से पूछ क्या रहा है, अपन से पूछ रहा है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एंगल ऑफ पाई चार्ट शोइंग द एक्सपेंडिचर इंक्योर्ड ऑन बाइंडिंग एंड प्रिंटिंग। तो बाइंडिंग और प्रिंटिंग पे जो खर्चा हुआ वो कितने डिग्री एंगल बना रहा है, इसका डिफरेंस अपन को लेना है। इस सेंटर पे वो कितने डिग्री एंगल बनाएगा, इसका डिफरेंस, अंतर अपन को लेना है। यहाँ पे हिंदी में भी लिखा हुआ है, बाइंडिंग मतलब जल्दसाजी और प्रिंटिंग मतलब छपाई। तो देखिए बाइंडिंग कितने परसेंट है, बाइंडिंग ये वाला है, ये वाला ना, आप बोल सकते हो कि ये थोड़ा हल्का ब्लू है, मतलब 30%। बाइंडिंग है 30%। और प्रिंटिंग कौन सा है, प्रिंटिंग है आपके पास ये डार्क ब्लू, मतलब 25%। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, क्योंकि ये अगर उल्टा भी हुआ तब भी अपना आंसर सेम आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ पे कुछ और होता तो हो सकता है आंसर चेंज हो सकता था, लेकिन अच्छी बात है कि बाइंडिंग और प्रिंटिंग दी है, क्योंकि इनने थोड़ा क्या कलर यहाँ पे इतना हल्का है ना, पता नहीं चल रहा कि बाइंडिंग का कौन सा कलर है और प्रिंटिंग का कौन सा कलर है, लेकिन इतना पक्का है कि 30-25 ही है दोनों। चलिए ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये अपन को परसेंटेज दे रखा है, अपन को परसेंटेज नहीं पूछ रहा, अपन को एंगल पूछ रहा है। एंगल कैसे निकालेंगे, तो अपन को पूछ रहा है डिफरेंस, तो पहले परसेंटेज में डिफरेंस निकाल लेते हैं। 30 - 25 मतलब 5%। तो अब अपन को बताना है कि 5% सेंटर पे कितने डिग्री एंगल बनाएगा। देखो परसेंटेज का मतलब होता है 100, 5/100 है ना। परसेंटेज को अपन क्या लिख सकते हैं, 1/100। और कितने में, 360 डिग्री, क्योंकि जो पूरा सर्किल होता है वो कितने का होता है, 360 डिग्री। तो कभी भी अगर आपको एंगल निकालना है, परसेंटेज से आपको एंगल पे जाना है, तो आपको क्या करना होगा, पहले परसेंटेज को 1/100 लिख दो और फिर 360 डिग्री से मल्टीप्लाई कर दो। तो 0 से 0 कटा, 5 का 2 बार में, 2 का 18 बार, कितना डिग्री की एंगल आ गया, 18 डिग्री का। तो इसका मतलब बाइंडिंग और प्रिंटिंग का जो डिफरेंस का जो एंगल बनेगा वो 18 डिग्री बनेगा। ये अपना आंसर हो जाएगा। तो ऐसे भी कर सकते थे कि भाई 30% का अलग बना लेते, 25% का अलग निकाल लेते, वैसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, उससे भी आंसर आपका यही आने वाला है। फिर उसका सब्ट्रैक्ट, उसका डिफरेंस लेना पड़ेगा आपको। यहाँ पे अपन ने पहले ही डिफरेंस ले लिया और फिर एंगल निकाल लिया। इफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज चॉइस स्क्वायर यूनिट्स देन व्हाट इज द वॉल्यूम। क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, बहुत आसान होता है यार, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल टू ए क्यूब, जहां पे ए है उसकी साइड, लेकिन यहाँ पे अपन को ए नहीं दे रखा, मतलब साइड नहीं दे रखा, अपन को उसका टोटल सरफेस एरिया दे रखा है। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है वॉल्यूम का, वो होता है 6a²। 6a² कितना दे रखा है, 24। 6 का 4 टाइम्स मतलब ए कितना आ गया, 2 आ गया। तो ए यहाँ पे 2 डाल दिया, 2 का क्यूब कितना हो गया, 8। बस यही अपना हो जाएगा, 8 स्क्वायर यूनिट, सॉरी 8 क्यूबिक यूनिट है ना, 8 क्यूबिक यूनिट, बस यही वॉल्यूम है। काफी आसान क्वेश्चन है, आसानी से कर सकते हो, बिल्कुल भी अपना समय बर्बाद नहीं करना, जल्दी से करके आगे बढ़ना है। एंड द सिंप्लीफाइड वैल्यू, इसकी सिंप्लीफाइड वैल्यू चाहिए। तो देखो इस तरीके के क्वेश्चंस अपन हमेशा बोर्ड मास से करते हैं, जहां बी का मतलब होता है ब्रैकेट, ओ का मतलब ऑफ, डी का मतलब डिवीजन, डिवीजन डिवीजन, एम का मतलब मल्टीप्लीकेशन, ए का मतलब एडिशन, इसका मतलब सब्ट्रैक्शन। ये जो डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन है ये दोनों भाई भाई है। इन दोनों में ऐसा नहीं है कि डिवीजन को डिवीजन डिवीजन है ना, डिवाइड डिवाइड बोल दो यार, डिवाइड डिवाइड और मल्टीप्लाई आपस में भाई भाई है। ऐसा नहीं है कि डिवाइड को मैंने आगे लिख दिया तो डिवाइड को पहले ही करना है, ऐसा कोई जरूरी नहीं होता। हाँ ब्रैकेट हमेशा सबसे पहले सॉल्व होएगा, ब्रैकेट जितने भी हो गए उसके बाद अपन चलेंगे ऑफ पे। ऑफ का मतलब भी मल्टीप्लाई होता है, लेकिन अगर आपको ऑफ लिख के दिया गया है तो फिर उसकी प्राथमिकता पहले होगी, उसको अपन प्राथमिकता देंगे। डी का मतलब होता है डिवाइड और एम का मतलब मल्टीप्लाई। इन दोनों में लेफ्ट से राइट की तरफ जाने टाइम पे जो पहले आ जाए उसको कर देंगे। अगर डिवाइड पहले आ जाता है तो डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई पहले आ जाता है तो मल्टीप्लाई कर देंगे।
ठीक है। और इसी तरीके से एडिशन सब्ट्रैक्शन भी भाई बहन होते हैं, इनको भी आप कह सकते हो कि लेफ्ट टू राइट जाने टाइम अगर एडिशन पे ले आ जाए तो एडिशन कर देंगे, सब्ट्रैक्शन पे ले आ जाए तो सब्ट्रैक्शन कर देंगे। लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना है कि हमेशा ब्रैकेट सबसे पहले खुलता है, उसके बाद ऑफ, उसके बाद डिविजन मल्टीप्लीकेशन में जो पहले आ जाए, और फिर एडिशन सब्ट्रैक्शन। चलिए इसको अब सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए कहीं भी ब्रैकेट तो है ही नहीं, तो पहला वाला काम तो अपना ऐसे ही खत्म हो गया, ब्रैकेट के बारे में सोचना ही नहीं है। लेकिन यहाँ पे ऑफ दे रखा है, तो पहले इसको ओपन करेंगे। ऑफ किसके साथ है? 3/5 और 5 के साथ। ऑफ मतलब मल्टीप्लाई ही होता है, लेकिन ऑफ को प्राथमिकता दी जाती है। 5 से 5 कट गया तो ये आ गया 3, मतलब इस पूरे की वैल्यू आ गई 3। तो ये कितना बन गया? ये 4/5 को लिख सकते हो, 5 चौको 20 प्लस 4 24/5, 24/5 डिवाइड 3 प्लस 4/5 मल्टीप्लाई 3/10 माइनस 1/5। तो अब मैंने बोला कि लेफ्ट टू राइट जाते वक्त डिवाइड और मल्टीप्लाई में जो पहले आ जाए उसको करना है। ऑफ का काम भी अपना खत्म हो चुका है और कहीं भी ऑफ नहीं है, तो पहले उसको करते हैं। तो देखो पहला डिवाइड आया आपके पास, तो 24/5 डिवाइड करोगे 3 से, 3 नीचे चला जाएगा, तो 3 का 8 बार में, मतलब ये कितना आ जाएगा 8/5, 3/10 माइनस 1/5। अब फिर से लेफ्ट टू राइट जाएंगे। लेफ्ट टू राइट जाते वक्त प्लस आ गया, लेकिन क्या अभी डिवाइड और मल्टीप्लाई खत्म हो चुके हैं? क्या नहीं हो चुके हैं, अभी मल्टीप्लाई बाकी है। तो इस प्लस को अभी अपन बोलेंगे कि भैया आप बैठ जाओ, आपके बड़े भैया मल्टीप्लाई अभी बचे हुए हैं, पहले उनको हम उनका सेटलमेंट करके आते हैं, फिर आपके पास आएंगे। प्लस भैया अच्छे थे, बोले हाँ पहले बड़े भैया के पास जाओ वरना वो बुरे मान जाएंगे। तो चलो बड़े भैया के पास आते हैं। तो बड़े भैया बोला कि हमको सोल्व कर दो, ज्यादा समय नहीं लेंगे। तो चलिए ठीक है, 2 से 2 बार में कटा, 2 से 5 बार में कटा, तो ये कितना आ गया 3 दूनी 6/25, मतलब बड़े भैया बन गए 6/25 माइनस 1/5। अब यहाँ पे प्लस और माइनस करना है, तो पहले प्लस कर दिया अपन ने 8, इसको आप 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हो, 8 पंजे 40, 40 प्लस 6 46, 46/25 माइनस 1/5। फिर 5 से ऊपर नीचे करोगे तो 46 माइनस 5 मतलब 41, 41/25। 41/25 का मतलब होता है 1 16/25, यही आपका आंसर है 41/25। बस ये हो गया सोल्व बोर्ड मास से। तो हमेशा सिंप्लीफाई के क्वेश्चंस को बोर्ड मास से करना है, आसानी से हो जाते हैं, कोई बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता उनमें। लेट एबीसी पी क्यू आर बी टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स सच दैट एंगल ए इक्वल टू एंगल पी इक्वल टू 90। एबीसी और पी क्यू आर ये दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है, ए बी सी पी क्यू आर। अरे यार यहाँ पे एंगल 90 डिग्री दे रखा था, चलो कोई बात नहीं, ए और पी है 90 डिग्री। क्या बोल रहा है अपन से? बी सी इक्वल टू 13, बी सी 13 है, पी आर इक्वल टू 5, फाइंड ए बी। ए बी अपन से फाइंड करने के लिए कह रहा है। तो देखो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, कॉन्ग्रुएंट मतलब होने का मतलब होता है कि अगर मैं पहले ट्राइंगल के ऊपर दूसरे ट्राइंगल को रख दूं तो पहला वाला नहीं दिखे, और दूसरे के ऊपर अगर मैं पहले को रख दूं तो दूसरा ना दिखे, मतलब दोनों एकदम साइज शेप सब में बराबर होने चाहिए, ये होता है कॉन्ग्रुएंट। तो इसका मतलब हो गया कि दोनों 90 डिग्री तो है ही अपन को, तो AC जो है वो PR के बराबर होगी, तो PR जितनी है उतनी ही AC होगी, तो ये भी 5 होगी। और आप बोल सकते हो कि BC जो है QR के बराबर होगी, तो BC अगर 13 है तो QR भी 13 ही होगी। और मैं ये भी बोल सकता हूं कि AB जो है वो PQ के इक्वल होगी, जितनी AB होगी उतनी ही PQ होगी। तो अब यहाँ पे देख लो, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो जाएगी। 90 डिग्री का एंगल है, ट्रिपलेट होता है 12 5 13 का, तो ये कितना हो जाएगा? ये 12 हो जाएगा। इसका मतलब ए बी कितना आ गया? ए बी अपन से पूछ रहा था 12, कोई पूछता पी क्यू तो पी क्यू भी 12 होएगा, क्योंकि जितना ए बी होएगा उतना ही पी क्यू होएगा। ठीक है, तो ये अपना आंसर आ जाएगा, बस यही काम करना था इसमें, निकल गया ए बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन दिस, मीन प्रोपोर्शन होता क्या है? मीन प्रोपोर्शन मतलब जैसे ए और बी का मीन प्रोपोर्शन निकालना है तो क्या होगा? स्क्वायर रूट ए बी, ये होता है मीन प्रोपोर्शन। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है बस, ए की जगह 7 और बी की जगह 112। ठीक है, 112 कितना होता है? 112 को कितना लिख सकते हैं? 112 मतलब 4 से छोटा करके देख लेते हैं पहले। 7 × 4 × 4 का हो जाएगा ये, 2 बार में 8 और 8 बार में 32, 7 चौको भी 28 होता है, तो मतलब एक तरीके से ये पूरा 28 आ जाएगा। 28 का स्क्वायर है अंदर, तो स्क्वायर रूट से बाहर करोगे तो 28, तो मीन प्रोपोर्शन हो गया 28।
4 women or 6 boys can finish a work in the same number of days. A boys can finish it in 60 days. In how many days can 5 women finish the work working together every day? अब देखिए यहां पे क्या बोल रहा है कि 4 औरतें और 6 लड़के सेम नंबर ऑफ दिन में काम करते हैं। यहां पे और दे रखा है, और एंड, इन दोनों का मतलब समझना बहुत ज्यादा जरूरी। जब आपको एंड दिया जाए इसका मतलब है कि साथ में मिलके काम कर रहे हैं। मैन एंड वुमेन कहने का मतलब है कि आदमी और औरत दोनों साथ में काम कर रहे हैं। लेकिन मैन और वुमेन ये अगर दिया जा रहा है इसका मतलब है कि या तो मैन काम कर रहा है या वुमेन काम कर रही है। तो यहाँ पे दिया गया है 4 वुमेन और 6 बॉयज, मतलब जितने दिन 4 औरतों को लगते हैं उतने दिन ही 6 लड़कों को लगते हैं। तो मैं बोल सकता हूं कि 4 वुमेन इक्वल टू यहाँ पे 6 बॉयज है। तो वुमेन और बॉयज का रेशियो अगर मैं देखना चाहूं तो कितना हो जाएगा, ये 2 से 2 बार में कट गया, 2 से ये 3 बार में कट गया, मतलब 3:2, 3:2 का रेशियो आया। अब क्या बोल रहा है, ए बॉय आएगा यहाँ पे, कैन फिनिश इट इन 60 डेज। एक लड़का 60 दिन में कार्य कर लेता है। इन हाउ मेनी डेज कैन 5 वुमेन फिनिश दी वर्क। तो देखो यहाँ पे बॉय की एफिशिएंसी कितनी है, 2 की, और 60 दिन में वो कार्य कर लेता है, तो टोटल काम कितना हो गया 120। और एक औरत 3 की एफिशिएंसी से काम करती है, तो 5 औरत की एफिशिएंसी कितनी हो गई 15। तो 15 को कितना टाइम लगेगा, तो मैं बोल सकता हूं 15 का 8 बार में, 15 का 8 बार में होता है 120, तो इसको डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 8। मतलब 5 औरतें 3 की एफिशिएंसी से 8 दिन में पूरा काम कर लेगी। ऑप्शन नंबर 2, 8, ये अपना आंसर हो जाएगा। A 15 centimeter long perpendicular is drawn from the center of a circle to its 40 centimeter long chord। तो देखो एक सर्किल है, क्या बोल रहा है अपन को, इज ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्किल टू इट्स 40 सेंटीमीटर लॉन्ग कोड। तो पहले तो ये कोड बना लेते हैं, ये 40 सेंटीमीटर की है कोड, 15 सेंटीमीटर का लॉन्ग परपेंडिकुलर बनाया गया है सेंटर से। तो ये सेंटर है, यहां से एक परपेंडिकुलर डाला गया है जिसकी लंबाई है 15, और ये पूरी कोड की लंबाई है 40। अपन जानते हैं कि कभी भी अगर सेंटर से परपेंडिकुलर डाला जाता है कोड के ऊपर तो वो परपेंडिकुलर उस कोड को बाइसेक्ट करता है, मतलब 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो मैं बोल सकता हूं कि अगर ये पूरी 40 है तो ऊपर वाला हिस्सा 20 का हो जाएगा और नीचे वाला हिस्सा भी 20 का हो जाएगा। अपन से रेडियस पूछ रहा है, देखो इसको अगर मैं इससे जोड़ देता हूं तो यहाँ पे ये क्या हो रहा है, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बना रहा है। राइट एंगल ट्राइंगल बना रहा है मतलब पाइथागोरस थ्योरम लग रही है। तो मैं बोल सकता हूँ कि 15, 20, तो ये कितना हो जाएगा 25, क्योंकि 15, 20 और 25 ट्रिपलेट होती है, तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी 25 सेंटीमीटर। बस इतना सा काम करना है, काफी आसान का सवाल है, आराम से आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, इसकी वैल्यू बतानी है। तो देखो यहाँ पे ये जितने भी एंगल्स हैं ये आपको नोन नहीं है, मतलब इनकी वैल्यू डायरेक्ट आप नहीं जानते, एक्सेप्ट 60, ये tan 60 की वैल्यू आप जानते हो, इसके अलावा नहीं जानते। तो फिर इनको अपन फॉर्मूलों की मदद से सोल्व करेंगे। यहाँ पे देखो सेक स्क्वायर 54, इसको ऐसे ही लिख देते हैं। अब मुझे बताओ कोट स्क्वायर 36 कितना होता है। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ tan स्क्वायर 90 - 36, मतलब tan स्क्वायर 54, 90 - 36 मतलब कितना होता है 54 होता है। अपन जानते हैं कि भैया 90 में माइनस करो या प्लस करो तो साइन कोस में चेंज होता है, कोट टेन में चेंज होता है, और सेक कोसेक में चेंज होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये tan स्क्वायर 54। आगे चलते हैं, फिर 3/2 साइन स्क्वायर 37 इंटू ये जो सेक स्क्वायर 53 है, इसको नीचे में अगर मैं ले जाऊं तो कितना बन जाएगा कोस स्क्वायर 53, क्योंकि सेक होता है 1/cos, तो ये बन गया कोस स्क्वायर 53। और कोस को मैं लिख सकता हूं 90 मतलब 90 - 37 लिखूंगा, तो कितना हो जाएगा ये साइन स्क्वायर 37। जो कोस स्क्वायर 53 होता है वो कितना होता है, वो होता है साइन स्क्वायर 90 - 53 मतलब 37, तो साइन स्क्वायर 37 प्लस 2/√3 इंटू टेन साठ की वैल्यू अपन डायरेक्ट जानते हैं तो उसको डायरेक्ट डाल देते हैं, कितनी होती है √3 होती है। अब आप देखो ये एक फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो इसकी वैल्यू 1 है। ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये +3/2, ये √3 से √3 कैंसिल आउट, तो ये +2, बस कितना हो गया ये 3 + 3/2, मतलब 3 × 2 = 6 + 3 9/2, 9/2 आंसर आ जाएगा इसका।
यही करना था इसमें बस। अब ये फॉर्मूला आपको याद होने चाहिए भैया, बिना फॉर्मूला काम नहीं चलेगा, पहले से बोल रहा हूँ मैं, फॉर्मूले याद कर लो। इफ द सिंपल इंटरेस्ट एट द सेम इंटरेस्ट रेट ऑन 500 फॉर 4 years एंड 700 फॉर 2 years कंबाइंड टुगेदर इज 280, देन व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो बहुत आसान है, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी बटा 100। प्रिंसिपल है 500, रेट के बारे में अपन को नहीं पता, आर डाल देते हैं, टाइम है 4 years बटा 100, प्लस यहाँ पे प्रिंसिपल है 700, रेट दोनों में सेम है, इनटू टाइम है 2 साल बटा 100, इन दोनों का कंबाइंड सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है 280। तो बस सोल्व कर लो यार, यहाँ पे क्या है, 0 से 0 काटा, ये काटा आपने, 5 चौको 20 आर प्लस 7 दूनी 14 इक्वल टू 280, मतलब कितना हो गया 34 आर इक्वल टू 280। तो आर इक्वल टू आ गया 280 बटा 34। काट लो, 2 से काट लेते हैं पहले, तो 2 का 140, 2 का 17, अब ये कितनी बार में जाएगा, 17 का आई थिंक 8 बार में जाएगा, है ना, 136 होता है, 17 का 8 बार में 136 होता है, तो कितना रह गया 4 रह गया, मतलब 8 4 बटा 17। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गई 8 4 बटा 17%, ऑप्शन नंबर 1। A thief steals a van at 3 a.m. and drives it at a speed of 57 km per hour. The thief is discovered at 4 a.m. and the owner starts the chase with another van at a speed of 76 km per hour. At what time will he catch the thief? तो देखो यहाँ पे अपन से बोल क्या रहा है, एक वेन की चोरी हुई है, चोर ने उसको 3 बजे चुराया है और 57 की स्पीड से वो भागा, लेकिन जो मालिक है वेन का उसको 4 बजे पता चला और मालिक किसी और वेन में 76 की स्पीड से चोर को पकड़ने के लिए भागा। तो अपन को यह बताना है कि भैया चोर कितनी बजे पकड़ा जाएगा। तो देखो यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखो, जो थीफ है उसने चोरी कितने बजे की, 3 बजे की, और जो मालिक है ओनर उसको कितने बजे पता चला, 4 बजे पता चला। तो थीफ भी भागा, थीफ 3 बजे से भाग रहा है, ओनर ने 4 बजे भागना स्टार्ट किया, लेकिन एक बात पक्का है कि दोनों ने डिस्टेंस सेम कवर किया है। मान लेते हैं कि इस पॉइंट पे जाके दोनों मिले, तो थीफ भले ही 1 घंटे पहले से भागने लग गया, लेकिन डिस्टेंस तो दोनों ने ही सेम कवर किया ना एक तरीके से। मतलब आप एक तरीके से ये बोल सकते हो कि भैया जयपुर से चोरी हुई है और ये दोनों मिले हैं दिल्ली में जाके, तो भले ही थीफ ने 3 बजे चोरी करके भाग गया, लेकिन भागा तो जयपुर से ही है, और जो ओनर है उसी के घर से चोरी हुई है, तो उसका घर जयपुर में ही है, तो मतलब ओनर भी जयपुर से ही भागेगा और वो भी दिल्ली ही पहुंचेगा। तो भले ही ओनर 1 घंटे बाद भागना स्टार्ट किया, लेकिन डिस्टेंस दोनों ने सेम कवर किया है। तो आप देखिए, जब डिस्टेंस सेम कवर किया जाता है तो मैं बोल सकता हूं कि टाइम का रेशियो क्या होगा, रेसिप्रोकल ऑफ स्पीड, क्योंकि अपन जानते हैं डिस्टेंस इक्वल टू होता है टाइम इनटू स्पीड। तो मैं बोल सकता हूं कि टाइम इक्वल टू कितना हो जाएगा, स्पीड अपॉन सॉरी डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहाँ पे जितनी ज्यादा स्पीड होगी टाइम उतना कम लगेगा, जितनी कम स्पीड होगी उतना टाइम ज्यादा लगेगा। तो मैं बोल सकता हूं कि भैया थिफ और ओनर की टाइम का रेशियो क्या होगा, तो यहां पे मैं बोल सकता हूं इनकी स्पीड का रेसिप्रोकल। तो ओनर की स्पीड कितनी थी, ओनर की स्पीड थी 76, तो यहाँ 76, और यहाँ थिफ की स्पीड कितनी थी 57, तो यहाँ 57, इनका रेशियो ले लो, 19 से कट जाएगा 3 बार में, ये 4 बार, तो 3:4 का टाइम उनको लगेगा। तो ये जो 1 घंटे का अंतर आया, ये कहां से आया, क्योंकि जो थिफ था वो 1 घंटे पहले ही चुरा के चला गया। मतलब मैं कह सकता हूं कि ये जो 1 की वैल्यू है ये 1 आवर के बराबर है, क्योंकि आप देख सकते हो 3 से 4 के बीच में 1 घंटे का अंतर है, और यहां भी आपको 1 घंटे का ही अंतर दिख रहा है। तो मैं यूं बोल सकता हूं कि भैया जो ओनर है उसने 3 घंटे लिए, ओनर ने स्टार्ट कितने बजे किया था, 4 बजे, तो 4 + 3 कितना हो जाएगा, 7 बजे। या आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि थिफ ने 4 घंटे लिए, थिफ ने स्टार्ट कितने बजे किया था, 3 बजे, 3 + 4 कितना हो जाएगा, 7 बजे, तो दोनों मिलेंगे कितने बजे, 7 बजे। तो मैं बोल सकता हूं कि ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा, दोनों 7 बजे जाके मिल जाएंगे, मतलब जो चोर है वो 7 बजे पकड़ा जाएगा।
द प्रेजेंट एज ऑफ रहीम इज 5 टाइम्स द प्रेजेंट एज ऑफ हिज डॉटर सविता। तो देखो रहीम की जो प्रेजेंट एज है वो 5 टाइम है उसकी डॉटर सविता की। 7 years फ्रॉम नाउ, आज से 7 साल बाद, जब भी नाउ या लेटर बोला जाए तो नाउ में अपन क्या कर देते हैं, जो प्रेजेंट एज है उसमें उतने साल प्लस कर देते हैं। जैसे आज प्रेजेंट एज में मैंने रहीम को आर मान लिया, तो 7 साल बाद मानना है तो क्या करूंगा, R+7, R+7। इसी तरीके से मैंने डॉटर सविता को प्रेजेंट एज में एस मान लिया, 7 साल बाद मानना है तो क्या मानूंगा, S+7। क्या बोल रहा है, रहीम विल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज सविता। तो आज से 7 साल बाद रहीम की एज उसकी डॉटर सविता की एज की 3 गुना हो जाएगी। तो यहां पे तो मैंने 7 कर दिया, तो सविता में भी +7 ऐड होगा। इस बात का ध्यान रखना है, ये गलती नहीं करनी। व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ रहीम, तो रहीम की प्रेजेंट एज मतलब आर की वैल्यू बतानी है। तो ये कितना हो गया, ये हो गया R=3s, 7×3 = 21 - 7 मतलब 14। तो ये दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, सोल्व कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत थोड़ी है। एस इक्वल टू कितना हो जाएगा, R/5, R=3 टाइम्स, एस की जगह डाल दिया R/5, क्योंकि आर की ही वैल्यू फाइंड आउट करनी थी तो डायरेक्ट मैंने इसी को डाल दिया। आप चाहते तो आर को 5s भी डाल सकते थे, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं था, उससे और सिंपल हो जाता, एस आपका सीधा 7 आ जाता, तो आर सीधा 7×5 = 35 हो जाता। ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी इच्छा है। ये कितना हो जाएगा, R-3R/5 मतलब 2R/5, तो 2R इक्वल टू हो गया 14×5, 2 से 7 टाइम्स, तो आर कितना हो गया, आर हो गया 7×5 35। मतलब रहीम की प्रेजेंट एज हो जाएगी 35 ईयर्स। प्रेजेंट एज पूछा है, अगर अपन से पूछता कि भैया 7 साल बाद की एज कितनी होगी, तो अपन बोल सकते थे 35+7 मतलब 42। या अगर सविता की प्रेजेंट एज पूछता तो रहीम की 35 आई, तो 35 = 5s मतलब 5 से 7 बार में, तो सविता की प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी, 7 साल। और आज से 7 साल बाद कितनी हो जाएगी, 7+7 14। तो यहाँ पे रहीम की प्रेजेंट एज हो जाएगी 35 साल। चलिए इसी के साथ समय समाप्ति की घोषणा हुटर बच चुका है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना कीमती समय मुझे दिया, अच्छे से ध्यान से सुना। और अगर थोड़ा सा पसंद आया हो तो यार प्लीज लाइक कर दे करो, बार बार बताने की जरूरत नहीं होती, लाइक तो करना ही है, कोई और ऑप्शन नहीं है, लाइक तो करना ही है। इसमें कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा, एसएससी आपको 4 ऑप्शन देता है, लेकिन यहाँ मैं कोई ऑप्शन नहीं दूंगा, लाइक करना ही है। और सब्सक्राइब भी करना है, शेयर भी करना है, सब कुछ करना है। टेलीग्राम पे भी जाना है, अर्पित अग्रवाल मैथ्स के नाम पे अपने हैं, वहां पे आपको एनोटेड पीडीएफ मिल जाएगी। टेलीग्राम इंस्टाग्राम पे देख सकते हो, देखना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है। वरना अगले वीडियो में मिलते हैं अपन, कौन सा में, 14 जुलाई 2023 के शिफ्ट 3 में। ठीक है, जब तक के लिए थैंक यू।